Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सशक्त नमन। भारत के भूगोल में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक आता है भारत के भूगोल में, कह सकते हैं भारत की भू आकृति। क्या भू आकृति, या कह सकते हैं फिजियोग्राफी। क्या फिजियोग्राफी, या कह सकते हैं भूम्या कारकी। क्या भूम्या कारकी, कुछ भी कह सकते हैं आप। भू आकृति लिखिए। भारत की भू आकृति। भू आकृति का सीधा सीधा मतलब कि भारत भूमि कैसा है, किस प्रकार का है, कैसे देखने में है, या फिजियोग्राफी आप कह सकते हैं। क्या फिजियोग्राफी। अब जैसे भारत की फिजियोग्राफी को समझना है तो एक आप उदाहरण लेकर भारत की फिजियोग्राफी को समझिए। जैसे एक मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य का भी फिजियो हो सकता है, उसका भी फिजियोग्राफी आप निकाल जानिए। क्या एक मनुष्य का फिजियोग्राफी जानना है तो पूरे मनुष्य के शरीर के हर पार्ट को आप जानिए। ये क्या है, हाथ है, ये हमारा सर है, नाक है, मुंह है, तो आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो सारे पार्ट का विवेचना कर दें और सारे पार्ट को स्पष्ट कर दें कि कैसा देखने में लगता है। जैसे नाक है तो नाक अगर कोई नहीं जानता तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा नाक कैसे, उसमें 2 छेद होते हैं, चपटा होता है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया वर्णन। तो उसी तरह उसी उदाहरण को हम भारत अगर लागू करें, भारत को एक शरीर माने, तो इसमें कहाँ पर्वत, पहाड़, झील, मैदान कहाँ कहाँ हैं, उनको आपको स्पष्ट करना है। यही क्या है, भारत की फिजियोग्राफी। अब अगर किसी भी देश की फिजियोग्राफी को समझना है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करके हम समझते हैं। क्योंकि डिवाइड करने से या वर्गीकृत करने से क्या हो जाता है, हमें सूक्ष्म जानकारी मिल जाती है। अब अगर पूरे भारत को भू आकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो हम 4-5 भाग में डिवाइड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले अगर एक जनरल व्यू लें पूरे भारत को एक शरीर मान के, तो भारत में 10% क्षेत्र है जो पर्वत है। क्या भारत का 10% भू क्षेत्र है जो क्या है, पर्वत है। पर्वत को क्या, पर्वत समान सा कोई भी स्थलाकृत है जिसकी ऊंचाई आप कहिए 600 मीटर से अधिक है। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उसे पर्वत माना जाता है, एक आदर्श से स्थिति माना गया है ऊंचाई को। दूसरा, आपको 18% ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी है। क्या पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी आप छोटा भाई मान लीजिए, इसका बहुत ऊंचा है, ये उससे कम ऊंचा होगा लेकिन मैदान से, क्या पर्वत से कम ऊंचा होगा लेकिन मैदान से ऊंचा होगा। ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है, उसको हम कह सकते हैं पठार। क्या तीसरा पार्ट हम कह सकते हैं पठार, 27% है। क्या 27% है। ये पठार पहाड़ से भी हमारे क्या, पहाड़ से भी क्या होता है, पहाड़ से भी नीचा होता है, और पहाड़ी से ऊपर भी ऊंचा भी हो सकता है, लेकिन अपवाद रूप में, क्या अपवाद रूप में हो सकता है। अगला क्या आएगा, अगला मैदान। अब 43% मैदान है भारत में। तो ये सामान्य, क्या ये जनरल व्यू भारत में इतना। आप अगर इसके पार्ट को देखें तो मुख्य पार्ट को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इनको वर्गीकृत करें, भू आकृतिक दृष्टि से वर्गीकृत करें और फिर इनका अध्ययन करें तो इनको 4-5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पहला भाग हो सकता है क्या, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब इस पर्वतीय क्षेत्र में हम यहाँ के क्षेत्र को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को लेंगे, यहाँ तक, इसको पूर्वांचल में रखेंगे यहाँ तक। यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, स्पेशली क्या हिमालय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और अगर केवल पर्वतीय क्षेत्र लिखें हम
कि भारत का पर्वतीय क्षेत्र, तो हम हिमालय का भी अध्ययन करेंगे। पूर्वी घाट में जो पर्वत है, पश्चिमी घाट में जो पर्वत है, पूर्वी घाट पर जो पर्वत है, सबका अध्ययन कर सकते हैं। पूर्वांचल जो हिमालय है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल हिमालय का उसका अलग अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट क्या, दूसरा आप कह सकते हैं गंगा बृहद मैदान, क्या बृहद मैदान कह सकते हैं, क्या बृहद मैदान कह सकते हैं। दूसरा पार्ट जो गंगा का मैदान है उसको बृहद मैदान के अंतर्गत रखा जा सकता है। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, तीसरा पार्ट हम पठार कह सकते हैं, क्या पठार, दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार है स्पेशली हम उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है भारतीय तट एवं द्वीप, क्या भारतीय तट एवं द्वीप। और कोई पार्ट हो सकता है, एक पार्ट और हम कह सकते हैं मरुस्थल, क्या मरुस्थल। 5 पार्ट में हम भारत के क्षेत्र को डिवाइड, क्या 5 पार्ट में हमने भारत के क्षेत्र को डिवाइड किया। अब हम एक एक क्षेत्र को लेकर उसका अध्ययन करेंगे बृहद स्तर पर, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्या उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पहला क्या पार्ट है, पहला है उत्तर का, क्या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय, क्या यानी हिमालय। तो हिमालय को देखते हैं। हिमालय का अगर हम शब्द विश्लेषण करें, क्या हिमालय का अगर शब्द विश्लेषण करें तो क्या आता है, हिम धन आलय, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब हिम, आलय का मतलब, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, यानी बर्फों का घर, क्या कह सकते हैं, बर्फों का घर। तो अब इस शब्द विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि हिमालय क्या है, बर्फों से ढका एक पर्वत श्रेणी या पर्वत है, ठीक, श्रेणी नहीं पर्वत है, ठीक। अब हिमालय को हम यहां से क्या ऐसे हम दर्शा सकते हैं, ये जो 3 रेखा हमने खींची ये हिमालय है, क्या हिमालय है। इधर भी मुड़ता है हिमालय, इधर भी मुड़ता है, लेकिन इसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें हम इस 3 लाइन को पढ़ेंगे। अब हिमालय की अगर लंबाई को देखें, क्या हिमालय की अगर लंबाई को देखें तो 2500 किलोमीटर है, क्या इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अधिक है, क्या 2500 किलोमीटर है। और कहीं पर ये, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये चौड़ा है, क्या यहाँ पर ये चौड़ा है, और यहाँ पर जैसे जैसे जाएंगे ये क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, क्या सकरा हो जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब। तो हिमालय का ये पश्चिमी भाग क्या है, चौड़ा है, और जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे ये क्या हो जाएगा, कम चौड़ा हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई अगर देखें, इसकी लंबाई तो हमने देख लिया, क्या 2500 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ नमचा बरवा है, तो इसकी सीमा क्या कह सकते हैं, नंगा पर्वत पश्चिम में, और यहाँ पर नमचा बरवा पर्वत है। इनकी चौड़ाई अगर देखें, क्या इसकी चौड़ाई देखें तो 240 से 320 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई है 240 से 300 किलोमीटर। और इसका अगर पूरा क्षेत्रफल देखें कि कितने क्षेत्रफल पर ये हिमालय पर्वत फैला है, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, क्या 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 5 लाख वर्ग किलोमीटर कितना होता है, आप एक एग्जाम्पल से समझे। उत्तर प्रदेश 2,40,000 यानी कि 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का दोगुना, क्या उत्तर प्रदेश का दोगुना क्या है, ये हिमालय पर्वत है। दोगुना यानी दोगुनी क्षेत्र पर हिमालय पर्वत फैला है। अब हिमालय पर्वत का और अध्ययन करें, क्या हिमालय पर्वत का और अध्ययन करें, ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई।
और एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंधु नदी है, क्या यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, क्या ब्रह्मपुत्र। तो ये भी कह सकते हैं आप, कहाँ, नंगा पर्वत, क्या नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। आप सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या बरवा तक, या कहाँ से, सिंधु से, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक, क्या ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, अब ये सामान्य सा आप क्या जनरल व्यू दे देंगे किसका, हिमालय पर्वत के बारे में। अब इसका जो अध्ययन है वो देखा जाएगा कि इसकी उत्पत्ति, क्या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहला अध्ययन यही किया जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति को हम लोग समझते हैं, क्या हिमालय की उत्पत्ति को हम लोग समझते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद वर्गीकरण करेंगे। क्या उत्पत्ति, उत्पत्ति को, हिमालय की उत्पत्ति को अगर देखें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो विचारधारा, क्या दो विचारधारा है। पहली विचारधारा को आप कह सकते हैं भूसन्नति आधारित, क्या भूसन्नति आधारित विचारधारा। ठीक है, और दूसरे को कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। और तीसरा आप एक पॉइंट और बना लीजिए, विद्वान, अन्य विद्वानों का विचार, अन्य विद्वानों का विचार। ये तीन आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझेंगे। क्या तीन आधार पर हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, क्या विचार दिए हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि ये जो विद्वानों का विचार है ये वर्तमान समय में मान्य नहीं है, और बाद इनका पहले देखेंगे, उसके बाद इन दोनों पर जो आधारित है विचार है ये मान्य है, तो इसको बाद में देखते हैं। पहला विचार किसका है, पहला विचार एक विद्वान है जिनका नाम है एडवर्ड स्वैस। क्या एडवर्ड स्वैस, एडवर्ड स्वैस। ठीक है, अब इनके विचार को जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं। ये है अपनी मदर अर्थ। ठीक है, अब मदर अर्थ को उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया जाए, क्या उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया जाए, तो उत्तर यही होगा। हमने बताया है कि आप उत्तर का निर्धारण कैसे करेंगे, NSWSE, तो ये हो गया साउथ। तो हमने बीच से एक रेखा खींच दी, ठीक है, खींच दी, ठीक है। अब उत्तर में जितने भी देश हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्तर में जितना देश नहीं, आप कह सकते हैं जितने भी स्थल हैं, क्या उत्तर में, इस रेखा के उत्तर में जितने भी स्थल हैं उनको कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और दक्षिण में जितने देश हैं उनको कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ पर देखना है कि भारत जो है, भारत तो उत्तर में है, भारत यहाँ पर है, लेकिन गोंडवाना लैंड का भाग है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, भारत है तो उत्तर में, लेकिन गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का जियोग्राफी पूरे विश्व में अनोखी जियोग्राफी है, इसीलिए भारत महान नहीं है। भारत इतिहास, जियोग्राफी, राजनीति, सभी दृष्टिकोण से आप देखें तो आप बहुत सारा आपको थ्रेड मिलेगा जो भारत को महान स्वयं सिद्ध कर दे। ठीक है, तो एडवर्ड स्वैस ने क्या कहा,
एडवर्ड सोयस का विचार प्रवाह से संबंधित है। क्या? प्रवाह से संबंधित है। वो क्या कहते हैं, ये जो गोंडवाना लैंड है और जो अंगारा लैंड है, इसमें वो क्या कहते हैं कि प्रवाह होता है। क्या? प्रवाह होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रवाह होता है। अब हम चित्र बना लेते हैं। ये हमने मान लिया क्या? अंगारा लैंड। क्या? अंगारा लैंड। और इधर हम मान लेते हैं गोंडवाना लैंड। क्या? गोंडवाना लैंड। ठीक। और बीच का जो क्षेत्र है वो एक आप कह सकते हैं सागरीय क्षेत्र था। क्या? सागरीय क्षेत्र था। ठीक। इस सागरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इस सागरीय क्षेत्र को कहते हैं टेथीस सागर। क्या? टेथीस सागर। अभी ये समझ में आएगा टेथीस सागर क्या है। अब एडवर्ड सोयस क्या कहते हैं? एडवर्ड सोयस कहते हैं कि अंगारा लैंड किस तरफ गति किया? दक्षिण की तरफ गति किया, या दक्षिण की तरफ उसका प्रवाह हुआ। ठीक है। और प्रवाह के कारण ये जो सागर में, ये टेथीस सागर था, इसमें जो अवसाद जमा थे उनमें क्या आ गया? बलन आ गया। क्या? बलन आ गया। जैसे ये इधर से बल लग रहा है और इधर से बल लग रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई आटा हो, जैसे आटा गूंथते हैं तो आटा को दोनों तरफ से करो तो ऐसे मुड़ जाता है ना, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों क्या, ये तो गति नहीं कर रहा था, लेकिन अंगारा लैंड कौन बता रहे हैं? सोयस बता रहे हैं कि अंगारा लैंड के दबाव के कारण ये क्या हो गया? फोल्ड हो गया और पर्वत का निर्माण, क्या? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। अब अगले विद्वान क्या है? अगले विद्वान का नाम इमाइल अरगाड है। क्या? इमाइल अरगाड। ठीक है। अब इनका विचार क्या है? सेम इसी विचार को, क्या? सेम इसी विचार को, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको जानने हैं। किसके बारे में? इमाइल अरगाड के बारे में। ये चित्र क्योंकि इससे भी, इमाइल अरगाड ने एक लेख लिखा। उस लेख का नाम है ला टेक्टोनिक। क्या? ला टेक्टोनिक डी ले एसी। क्या नाम है? ला टेक्टोनिक, टेक्टोनिक डी, क्या? डी ला एसी। ठीक है। ये लेख है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, स्पेशली जियोग्राफी का। जब आप नेट जीआरएफ का एग्जाम देंगे तभी आएगा, ये जनरल एग्जाम में नहीं आएगा। ला टेक्टोनिक डी ला एसी। इसमें इमाइल अरगाड ने क्या बताया? इसमें इमाइल अरगाड ने इस जो संचलन को, किसने? सोयस ने बताया था कि अंगारा लैंड, क्या? अंगारा लैंड किधर कर रहा है? दक्षिण की तरफ गति कर रहा है। इन्होंने क्या बताया? उल्टा बताया। गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ गति कर रहा है। क्या? ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, या स्थलीय जो क्षेत्र है, इसने किधर गति किया? उत्तर की तरफ गति किया। जिससे क्या हुआ? जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। केवल इतना अंतर सोयस और इमाइल अरगाड के बारे में। अब अगले विद्वान, क्या? अगले विद्वान है, इनका नाम है कोवर। क्या? कोवर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको कहते हैं भूसन्नति। क्या? भूसन्नति। क्या? भूसन्नति का सिद्धांत कह सकते हैं। भूसन्नति पर आधारित, ऐसे भूसन्नति पर आधारित। अब भूसन्नति है क्या, ये भी जानना उचित हो जाएगा। क्या? भूसन्नति है क्या, इसको भी जानना उचित हो जाएगा। तो इसको हम क्या अभी करते हैं? भूसन्नति जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम शामिल कर लेंगे। क्या? भूसन्नति जब अभी पढ़ेंगे तो इसको हम लोग शामिल कर लेंगे। क्या? कोवर के विचार को। ठीक है। अगला हम विचार देख लेते हैं। विद्वान है जिनका नाम है बुरार्ड। क्या? बुरार्ड। ठीक है। बुरार्ड। अब
बुराड़ की विचारधारा को हम देखते हैं। बुराड़ की विचारधारा को देखने से पहले कोबर ने एक पुस्तक लिखी है, वो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, स्पेशली जब नेट जीआरएफ का एग्जाम देंगे तो हो सकता है पूछा जाए। उस पुस्तक में उन्होंने भूसन्नति पर आधारित अपना क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने क्या बताया कि पर्वत का निर्माण इस आधार पर हुआ है। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है डर बाउ डर इरिडे। क्या? डर बाउ डर इरिडे। ठीक है, और इस सिद्धांत को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। बुराड़ ने क्या सिद्धांत दिया, इसको देखते हैं। बुराड़ ने बताया कि पृथ्वी पर नहीं, जो हिमालय का निर्माण है वो पृथ्वी के संकुचन के कारण हुआ है। क्या? पृथ्वी के संकुचन के कारण हुआ है। अब पृथ्वी का संकुचन यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको लिख लेना। ये अपनी मदर अर्थ है, ठीक है। तो ये जो मदर अर्थ है, जब इसका जन्म हुआ तो ये कहते हैं कि तरल अवस्था में थी। क्या? तरल अवस्था में थी, यानी कि बहुत ही लाल। क्या? अगर इसको बहुत ही टेम्परेचर इसका बहुत अधिक कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तरल अवस्था में हो जाएगा। तो उस समय तरल अवस्था में थी। अब धीरे धीरे क्या पृथ्वी ठंडी होने लगी। क्या? ठंडी होने लगी। पहले सबसे ऊपर ठंडा होगा। क्या? पहले सबसे ऊपर ठंडा होगा, तो यानी कि ऊपर ठंडा होने का क्या रहेगा, दर वो अधिक रहेगा। क्या? ऊपर जो ठंडा होने का दर है अधिक रहेगा। और जैसे आप नीचे एक परत, जैसे ये एक परत ठंडी होगी और दूसरी परत जो ठंडी होगी उसका जो दर होगा वो कम होगा। क्या? वो कम होगा। अब बुराड़ ने क्या बताया कि ये जो ऊपरी परत में क्या हुआ, संकुचन हुआ, उसके बाद दूसरी परत में संकुचन होने लगा। अब ऊपरी परत में जो जितना संकुचन हुआ उतना संकुचन जो दूसरी परत है उसमें नहीं हुआ। क्या? नहीं हुआ। अब पहली परत दूसरी परत पर क्या हुई, कह सकते हैं उस पर धस गई। उस पर धस गई। जब ये परत सिकुड़ने लगी तो ऊपरी परत क्या हो गई, ढीली हो गई, और वो उसको टिके रहने के लिए आधार चाहिए, और उस क्या हुआ, वो ऐसे गिर गई इस पर, और गिरने से क्या हुआ, ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ। क्या? किसने बताया? बुराड़ ने बताया कि ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने पहले पॉइंट को देखा। क्या? पहले पॉइंट को देखा कि विद्वानों का विचार इस पर क्या है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट को क्या देखेंगे, भूसन्नति। क्या? भूसन्नति। तो भूसन्नति के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। क्या? भूसन्नति के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.